तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की वो बड़ी खबरें जिन पे आज नजर रहने वाली है। इंटरनेशनल खबरें आपको बता दें और साथ ही नेशनल। कोरोना बढ़ने से चीन, जापान और अमेरिका में बिगड़ रहे हैं हालात। केंद्रीय स्वास्थ्य की कोरोना को लेकर आज अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है। कोच्चि में आईपीएल 2023 के लिए आज प्लेयर्स का मिनी ऑक्शन। वहीं ढाका में भारत बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। कोच्चि में आईपीएल 2030 के लिए आज प्लेयर्स का मिनी ऑक्शन किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। कोच्चि में आईपीएल 2023 के लिए आज प्लेयर्स का मिनी ऑक्शन होना है। कोरोना बढ़ने से चीन, जापान और अमेरिका में बिगड़ रहे हैं हालात। केंद्रीय स्वास्थ्य की कोरोना को लेकर आज अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है इसको लेकर। तो इधर मध्य प्रदेश की विधानसभा में श्री राम, सिया राम और सीताराम के नारे छाए रहे और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में श्री राम एक बार फिर सियासत का केंद्र बन गए। लिहाजा जमकर बवाल भी मचा। बवाल भी ऐसा कि रात करीब 1 बजे विपक्ष ने वॉकआउट किया और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा समेत उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने माफी मांगने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान श्री राम के लिए क्या किया। भव्य राम मंदिर की राम को बांटने वाला हिंदू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आज चौथा दिन है, कल भी हंगामा रहा, क्या लग रहा है क्या हो सकता है आज? मध्य प्रदेश विधानसभा में इस समय जो कार्रवाई चल रही है वो अविश्वास प्रस्ताव पर है। आज चौथा दिन है। सुबह 11 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पर कल जो चर्चा शुरू हुई थी वो देर रात तक चलती रही। करीब 1 बजे विधानसभा की कार्रवाई का जो है समाप्त हुई थी। मतलब 12 घंटे से ज्यादा मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई कल देर रात तक चलती रही। और उसके बाद भी जो है विपक्ष के जो विधायक है वो विधानसभा में गांधी जी की प्रतिमा के सामने जो है विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उन बिंदुओं पर चर्चा छोड़ सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है जय श्री राम और सिया राम के नारों पर और श्री राम पर जो है बहस करते नजर आए। राजनीति का केंद्र जो उस समय जो है भगवान राम थे। तो कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जिन 51 बिंदुओं पर था उस पर न सत्ता पक्ष बहस कर रहा था न विपक्ष बहस कर रहा था। बहस हो रही थी राम भगवान के भक्त कौन है और कितने बड़े भक्त हैं, इस पर चर्चा हो रही थी। और आज भी जब हम देखेंगे कि सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, चौथा दिन है और अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है, उसका जवाब जो है सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। तो आज सबकी नजर मुख्यमंत्री के भाषण पर टिकी हुई है कि वो सदन में क्या बोलते हैं और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को कितना जो है कैसे जवाब देते हैं। तो निश्चित तौर पर आज की कार्रवाई काफी देखने लायक होगी। विधानसभा की कार्रवाई का आज चौथा दिन है और कल जो है विधानसभा की कार्रवाई का अंतिम दिन होगा। तो निश्चित तौर पर हमको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार हमने देखा कुछ लंबे सत्र हमने देखे हैं, लेकिन इन सत्र की अवधि के पहले ही जो है सत्रावसान हुआ, कार्रवाई स्थगित हुई। लेकिन इस बार जो है कार्रवाई चल रही है और देर रात तक चल रही है, रात के 1 बजे तक चल रही है। मतलब सदन चलाना चाहते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक। तो आज भी जब कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री का जो भाषण होगा अविश्वास प्रस्ताव पर, उस पर जो है सबकी नजर टिकी हुई है कि कैसे जो है विपक्ष को जवाब देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैसे उनके अविश्वास प्रस्ताव की हवा निकालते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो देखना होगा कि सत्र आज बेहद खास रहने वाला है और सबकी निगाहें जो है वो जवाब पे टिकी हुई हैं। सीएम की तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बता दें कि भगवान श्री राम के नाम पर विधानसभा का अविश्वास प्रस्ताव के लिए चला सत्र सियासत की भेंट चढ़ गया। मामले पर आईबीसी 24 से बातचीत के दौरान परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने साफ किया कि ना तो कोई माफी मांगेगा और सत्र भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विरोध सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं है। ना तो बीजेपी विधायक रामेश्वर ने गलत बोला, ना ही मंत्री मोहन यादव ने। विपक्ष का वॉकआउट भी समझ से परे है, लेकिन श्री राम को सम्मान भी बीजेपी ने दिलाया, कांग्रेस ने नहीं। सदन में आज धार्मिक मुद्दों की ज्यादा बहस हुई। हालांकि जहां एक और कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव सीता के लिए दिए गए बयान पर माफी मांगे, तो दूसरी ओर रामेश्वर शर्मा की भी बातचीत यहां पर हुई है। धर्म के पाठ पढ़ाने की नसीहत दी गई। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी यहां पर मौजूद हैं। उनसे सीधी चर्चा करते हैं। सर, आज देखा गया तमाम नारे भी लगे, तमाम बातें हुई और फिर उसके ऊपर वॉकआउट भी हुआ। वॉकआउट करना बिल्कुल गलत था। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हम कहाँ कहते कि विपक्ष के आराध्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने का, अविश्वास में बोलने से बचने का प्रोपेगेंडा है। भगवान राम हिंदू धर्म में हम सबके आराध्य हैं और ऐसा कोई मुद्दा आई नहीं, ऐसी कोई बात ना हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने रखी मोहन यादव जी ने, ना ऐसी बात रामेश्वर विधायक जी ने रखी। मेरी तो समझ से परे है कि वॉकआउट इन्होंने किस मुद्दे पर कर दिया। सर, ये बात भी कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे, यानी मोहन यादव जी की बात करें चाहे रामेश्वर जी की, सदन नहीं चलने दिया जाएगा। साफ तौर पर बोल दिया। कोई माफी नहीं मांगेगा और कल सदन चलेगा। सर, अंतिम प्रश्न, नहीं लगता कि अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे राम के नाम की गूंज अभी तेज होती जा रही है? बहुत लंबी बात है, मैं करूंगा तो समय बहुत हो जाएगा। मैंने कहा राम मंदिर बनने में 500 साल लग गए, आखिर राम मंदिर बना। मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उसमें मेहनत रही। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो था ही, लेकिन राम मंदिर के जिस दिन से आधारशिला रखी गई, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, मैं समझता हूँ पूरे देश के गांव-गांव में भूमि पूजन, मंदिर की पूजन हुई, बाजी बजे। इतना बड़ा काम किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि राम के नाम पर जो है सिर्फ सियासत की जा रही है। हालांकि विधानसभा सदन में जिस प्रकार से सत्ता पक्ष की हम बात करें या विपक्ष की, लगातार राम के नाम पर जो नारेबाजी से लेकर सियासत देखने को मिली है, वो इस बात को साफ तौर पर बयां करती है कि आने वाले विधानसभा में चुनाव जो है वो राम का ही होगा। हालांकि ये देखना होगा कि फिलहाल मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र जो चल रहा है वो आखिर चल भी पाएगा या नहीं, या फिर जो विधायकों से माफी मांगने की बात कांग्रेस कर रही है वो माफी नामा हो भी पाएगा कि नहीं, ये देखने की बात होगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, आईबीसी 24 भोपाल। और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों की ट्रेन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन दूसरे ट्रेनों से भी ज्यादा स्लो चलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब जिसमें सस्ते किराए के साथ सफर करते हैं, ऐसी 35 से 40 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है उसका स्टॉपेज भी नहीं है, किराया भी ज्यादा है। पाटन के ग्राम जमराव में गुरु घासीदास जयंती के समारोह में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान ये बातें कही। वंदे भारत है वो बड़े लोगों के लिए, मध्यम श्रेणी या गरीब लोगों के लिए नहीं। छत्तीसगढ़ में 30 से 35 ट्रेनें रद्द कर दी, स्टॉपेज है उसको बंद कर दिए। जो 50-100 साल से जहाँ स्टॉपेज थे, जो ट्रेनें रुकती थी, अब वो बंद कर दिए गए। गरीब लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया है और इसे किराया इतना बड़ा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसी सामान ये भी पहुंचती है, लेकिन रेट सबसे ज़्यादा क्यों? जो 6 वंदे भारत शुरू किए हैं, सबसे स्लो स्पीड इसी का है, तो इसका कोई लाभ तो होना नहीं, बल्कि लोगों की जेब से पैसा ज़्यादा जा रहा है।
चीन, जापान और अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामले और केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी करने को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सबसे पहले सरकार को चाइना से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार पहले लोगों को डराना बंद करे और बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करे। तो सबसे पहले भारत सरकार को करना चाहिए कि चीन से जो प्लेन आ रही है या वहाँ के लोग आ जा रहे हैं उसको पहले बंद करना चाहिए। यहाँ के लोगों को डराने से पहले थोड़ी होगा, वो पहले सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ करे, वहाँ की फ्लाइट है वो बंद करे या वहाँ के जो लोग आए हैं उसको क्वारंटाइन में रखें, वो काम पहले होना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज 3 दिवसीय दौरे से रायपुर वापस लौटी हैं दिल्ली से। उन्होंने एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। राज्य की परिस्थितियों पर चर्चा के साथ आरक्षण संबंधित जानकारी भी मैंने दी है। राज्यपाल ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक से संबंधित जवाब मैंने राज्य सरकार से मांगे हैं, जब जवाब मिल जाएगा तो विचार करूंगी। राज्यपाल ने बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया है। देखिए, ये सारे विषय में ध्यान गतिविधि का उनको बताना मेरा काम है। बाकी तो मैंने पिछले बार भी कहा था, जो मेरे विधि सलाहकार है उन्होंने जो अभिमत मुझे दिया था उसके आधार पर मैंने शासन को वो प्रश्न भेजा है और उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगी। इधर दुर्ग जिले में भाजपा की सभा के दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने हेलमेट पहना था और लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए थे। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मीडिया में कवरेज पाने के लिए अजय चंद्राकर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। न पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, न नेता प्रतिपक्ष। अजय चंद्राकर के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। वो कितना भी कोई हथकंडा अपना ले, कोई बयान दे ले, विधानसभा में कितना भी जोर से बात रख ले, लेकिन उसको न नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, न उसके प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। दुर्ग जिले में घूम रहे हैं, उसको अब कोई लोग भीड़ भी नहीं आ रही और न मीडिया कवरेज मिल रहा है। तो ऐसे में एक हथकंडा अपना रहे हैं। हेलमेट पहनने की, किसको हेलमेट पहनने की जरूरत है? तो वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से ही अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मुख्यमंत्री के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद रोक लगा दी है। छिंदवाड़ा के सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया को मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मंच से सस्पेंड किया, लेकिन दोनों बार जीसी चौरसिया ने हाईकोर्ट से स्थगन ले लिया। पहली बार 22 सितंबर को एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री को शिकायत मिली थी कि जिले में आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, जिससे नाराज होकर सीएम ने 22 सितंबर को सीएमएचओ को सस्पेंड कर दिया था। डॉक्टर चौरसिया ने सीएम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी। निलंबन के बाद सीएमएचओ बनाया गया था, उस आदेश को भी रद्द कर दिया गया। फिर से डॉक्टर चौरसिया को सीएमएचओ बनाने का आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। छिंदवाड़ा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीसी चौरसिया जी द्वारा एक याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पब्लिक रैली के दौरान मंच से उन्हें निलंबित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय की बेंच द्वारा श्री चौरसिया पुनः मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी छिंदवाड़ा बने रहेंगे। बड़ी खबर कोरबा से बता दें, जहां नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है। देर रात नशे के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। 100 नशेड़ियों चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है और शहरी क्षेत्र में चलाया गया है ये विशेष अभियान। तो नशे के खिलाफ एक्टिव मोड में पुलिस नजर आ रही है कोरबा में। देर रात नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन मोड चल रहा है। 100 नशेड़ियों को चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ गए हैं। धीरज, एक्टिव मोड में यहाँ पे पुलिस है? जी बिल्कुल, देखिए कोरबा जो संतोष सिंह है वो लगातार पिछले 4 महीनों से नशे के खिलाफ यहाँ पे अभियान चला रहा है। इसका नाम निजात दिया गया है। जिन नशे से निजात दिलाने का यहाँ काम किया जा रहा है।
जिसका नतीजा है कि कोरबा शहर के आसपास में गांजा और बाकी जो अवैध नशे का कारोबार था वो लगभग थम सा गया है। उसके अलावा जो शराब पी के वाहन चलाने वाले हैं और जिससे दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, उसको रोकने के लिए पुलिस लगातार इसमें जांच कर रही है। बीती रात भी पुलिस ने यहाँ पर शहरी क्षेत्र के अलग जगहों पर जांच की, जिसमें एसपी खुद मौके पर पहुंचे और सड़क पर पहुंच कर व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान 100 से अधिक ऐसे जो नशेड़ी चालक वाहन चालक थे जिनको पुलिस ने कार्रवाई की है, उनके वाहनों को जब्त करके जुर्माने की कार्रवाई की गई है। अब ये वाहन उनको कोर्ट से छोड़ने आने होंगे। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर से, जहां एक टीएफसी कैफे में 3 युवक युवतियां कॉफी पीने पहुंचे थे। तीनों अलग अलग कैबिन में बैठे हुए थे और इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस को भी फोन कर वहां पे बुला लिया। पुलिस ने तीनों युवतियों को उनके परिजनों को बुलाकर सौंप दिया। वहीं कैफे संचालक समेत तीनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विश्व हिंदू परिषद ने होटल को सील करने और संचालक पर कार्रवाई की मांग भी यहां पे की है। कुछ कपल मिलने साहब जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, उस आवेदन पर जांच करके उस होटल संचालक के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। राजिम क्षेत्र की नदियों से रेत निकासी के लिए प्रशासनिक स्तर पर बाकायदा लीज में रेत घाट स्वीकृत किए गए हैं। बावजूद इसके रेत के अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। रेत माफिया शासन प्रशासन के नियमों को धत बताकर रात दिन अवैध उत्खनन के कारोबार को अंजाम देने में लगे हुए हैं। राजिम के फिंगेश्वर में खनिज विभाग ने रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत रेत खदान में पहुंचकर अवैध रेत उत्खनन में लगे चैन माउंटेन मशीन को सील कर दिया गया। यही नहीं, अवैध खनन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की तैयारी चल रही है। दरअसल फिंगेश्वर के ग्राम बिरोड़ा में स्वीकृत रेत घाट के बजाय ठेकेदार नदी के दूसरी जगहों से चैन मशीन के जरिए लंबे समय से रेत की खुदाई कर रहा था, जिससे नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा शिकायत किया गया था, बिडोरा स्वीकृत रेत खदान के अतिरिक्त अन्य जगह से उत्खनन हो रहा है और मौका निरीक्षण में जो है यहाँ पर कोई भी पट्टेदार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, बल्कि स्वीकृत क्षेत्र से अन्यत्र मशीन को छुपाया गया है, जिसको हमने सील किया गया है। बता दें कि राजिम के आसपास रेत माफिया हावी हैं और धड़ल्ले से अवैध कारोबार में लगे हैं। प्रशासन ने कई बार कार्रवाई भी की, लेकिन ये माफिया अपने रसूख के दम पर बचते आए हैं। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड का थाटीपुरा का एक प्रोजेक्ट फिर से विवादों में है। हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट में बाधा आ रहे पेड़ों की शिफ्टिंग करा रहा है। इस दौरान पेड़ की जड़ों को जमीन से निकालकर उसे बांधकर घसीटा भी जा रहा है, जिस पर प्राकृतिक प्रेमियों ने आपत्ति जताई है। शिफ्टिंग की प्रक्रिया और पेड़ काटने के बदले नए पौधे न लगाने के मुद्दे को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाने की तैयारी भी कर ली है। साथ ही 13 विभागों को नोटिस भी जारी किया गया है। थाटीपुरा प्रोजेक्ट में पहले चरण में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 376 फ्लैट, स्कूल बिल्डिंग, कार्यालय कॉम्प्लेक्स और कम्युनिटी सेंटर के निर्माण कार्य का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन यहां पर लगे पेड़ों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया रात में की जा रही थी। इस परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में 136 करोड़ रुपए का टेंडर जारी होने के बाद हरियाली को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई थी। इसमें हाईकोर्ट ने 1080 पेड़ों में से सिर्फ 69 को काटने और 329 को शिफ्ट करने का आदेश दिया था। कोई पता नहीं है कि वो कौन सा पेड़ काट रहे हैं। मेरे घर पर अधिकारी आए मिलने आपके हाउसिंग बोर्ड के, उन्होंने बोले साहब केवल 5 पेड़ों को हम शिफ्ट कर रहे हैं, आप उसकी अनुमति हमें लिखित दे दीजिए। मैं नहीं दूंगा लिखित। अब न्यायालय आपसे पूछेगा कि आपने 5 काटे हैं कि 6 काटे हैं, और यहाँ तो सफाया कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया कि 79 काटोगे तो 10 टाइम्स लगाओगे, 329 ट्रांसप्लांट करोगे तो 10 गुना 3290 लगाओगे और 500 नए लगाओगे। पेड़ काट रहे हैं लोग, ठेले पे ढोढो के ले जा रहे हैं। घसीट की अब क्या स्थिति है यह मालूम, आप हमें बता दीजिए किस जगह का क्षेत्र का कौन सा पेड़ कर, तो मैं इसको दिखवा लेता हूँ। अगर इस प्रकार का है तो उनको आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे कि जिस तरह जो विधि की प्रक्रिया है इसको अपनाते हुए सही तरीके से पेड़ को ट्रांसलोकेट करें, जिसको ताकि उनकी सर्वाइवल बचा रह सके। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।